प्रिय दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव पांडे हिंदी वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। आज एक विशिष्ट अतिथि से हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि समीक्षा अधिकारी है क्या और उसके बारे में जितने पहलू हो सकते हैं उन सभी पहलुओं पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। मैं एक छोटा सा परिचय इनका देता हूं कि 2013 बैच के समीक्षा अधिकारी पद पर चयनित हुए और इस समय सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। आइए हम लोग इनसे बात करते हैं। शिव कुमार जी, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक अपने मुख से आप अपना सामान्य परिचय देते हुए समीक्षा अधिकारी होता क्या है इसके बारे में संक्षेप में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं शिव कुमार समीक्षा अधिकारी के पद पर 2013 बैच का हूँ और 15 में मैं चयनित हुआ जो है। और मैं जो है बेहद ही जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि से था। मेरा जो है शहरी कोई पृष्ठभूमि नहीं था जो है। और गांव से निकल कर मैं इलाहाबाद गया, वहाँ पर तैयारी हुआ और समीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित हुआ जो है। अब संक्षेप में आप ये बताएं कि समीक्षा अधिकारी है क्या, इसका कार्य क्या है और यह क्या केवल सचिवालय में होता है या और भी कहीं यह पद सृजित है। तो समीक्षा अधिकारी से लोग क्या समझें कि समीक्षा अधिकारी क्या है, संक्षेप में इसका पद और इसका मतलब जो आकर्षण है उसके बारे में संक्षेप में दर्शकों को बताएं। देखिए, समीक्षा अधिकारी जो है लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होते हैं। तो लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित समीक्षा अधिकारी एक तो लोक सेवा आयोग में ही होते हैं और दूसरा जो है उत्तर प्रदेश सचिवालय में और तीसरा जो है राजस्व परिषद में भी होते हैं। हालांकि समीक्षा अधिकारी जो है विधानसभा और विधान परिषद में भी होते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन वो समीक्षा अधिकारी का चयन लोक सेवा आयोग ना करके विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशन में होता है जो है। और समीक्षा अधिकारी का मेन काम जो है कार्यक्रम बनाना, योजना बनाना, शासनादेश बनाना जो है और अधिनियम अध्यादेश बनाना, ये सब जो है प्रस्तावित करते हैं। चीज़ों को अध्ययन करके जो है और बजट जारी करना जो है, जिससे जो है संपूर्ण प्रदेश में शासन व्यवस्था जो है कायम रखना सुचारू। हाँ, तो समीक्षा अधिकारी जो है समीक्षा करना यानी किसी चीज़ को रिव्यू करना जो है। आप जो है गुण दोष के आधार पर चीज़ों को विश्लेषण करके जो है एक सटीक प्रपोजल, एक अच्छा प्रस्ताव आप जो है अपने जो है विभागाध्यक्ष के सामने या अपने शासन के प्रमुख के सामने आप रखते हैं और फिर उस पर विचार विमर्श होकर वो अनुमोदित होता है, जिसके आधार पर जो है कानून व्यवस्था का संचालन होता है जो है। मतलब समीक्षा अधिकारी एक गजटेड पद है। इस पर चयन लोक सेवा आयोग से होता है। हाई कोर्ट और सचिवालय, हाई कोर्ट में भी सचिवालय का वो समीक्षा अधिकारी का पद होता है, लेकिन उसकी परीक्षा हाई कोर्ट स्वयं कराता है। तो श्री शिव कुमार जी लोक सेवा आयोग से चयनित विधानसभा में या सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। अगला प्रश्न शिव कुमार जी आपसे है कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, किस तरह से एक व्यक्ति समीक्षा अधिकारी बन सकता है। लोक सेवा आयोग जो है समय समय पर जो इसकी जो है अधिसूचना जारी करता है, विज्ञप्ति जो है, और उसके बाद जो है आप फार्म भर सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम जो है 2 चरण में होता है, एक प्री होता है और दूसरा मेंस होता है। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है जो है। अच्छा। हाँ, तो इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट भी नहीं है। एक पेपर जीएस का होता है और एक पेपर हिंदी का होता है जो है। और मेंस में कुल मिला के जो है 3 पेपर हो जाते हैं, एक पेपर जीएस का, एक हिंदी का और एक जो है एसे मतलब निबंध का आ जाता है, निबंध और लेटर का जो है। तो इसकी प्रकृति मुख्यतः जो है ऑब्जेक्टिव ही कही जा सकती है। मेंस में भी जो है जीएस आता है और विकल्पी होते हैं, हिंदी भी विकल्पी होते हैं। बाकी जो है आपको 3 निबंध लिखने पड़ते हैं। हाँ, और उसके बाद जो शासन, चूँकि आपको शासन में काम करना है तो शासन में जो है शासनादेश क्या होता है, अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, अधिसूचना, विज्ञप्ति, अनुस्मारक, ये सब लेटर के 8-9 प्रकार हैं जिस पे पूरा सचिवालय कार्य प्रणाली निर्भर करती है। तो वो भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है जी। कुल मिलाकर के समीक्षा अधिकारी द्विचरणीय परीक्षा है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बाद सीधा परिणाम आ जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न, एक ही प्रश्न पत्र में 2 सेक्शन होता है। जीएस होता है 140 प्रश्न का तथा हिंदी होती है 60 प्रश्न। सही हूँ मैं? और प्रारंभिक परीक्षा में जीएस ऑब्जेक्टिव टाइप का है और हिंदी
जिसमें निबंध और हिंदी का ऑब्जेक्टिव भी 60 प्रश्न का है, और कुछ लेटर राइटिंग है, एक निबंध है। निबंध एक ही मेंस में। तो कुल मिलाकर के DHRD परीक्षा है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता। समीक्षा अधिकारी पद पर चयनित होने के बाद मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वह मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र बनती है। लोगों में बड़ा उत्सुकता रहती है कि वह इसका वेतन भत्ता और मिलने वाली सुविधाएं क्या क्या हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताएं। देखिए, समीक्षा अधिकारी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। जो है आप जो है संपूर्ण राज्य के लिए कानून व्यवस्था नियम अध्यादेश आप बनाते हैं जो है। और जहाँ तक इसकी सुविधाओं की बात है तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। आप जो है सचिवालय में 3-4 बिल्डिंग है, उसी में आपको जो है काम करना पड़ता है और पूरा फुल AC की व्यवस्था है। आप अगर जिले स्तर पर रहेंगे तो शायद आपको फ़ैन भी जो है उतना ना मिले इस गर्मी में या ठंडी में। यहाँ तो गर्मी में जो है हम लोग जो है गर्मी में जो है ठंडा जाते हैं, इतना अधिक AC कूल करता है, और ठंडी में फिर हम लोग गर्म हो जाते हैं, इतना अधिक ब्लोअर चलता है। तो व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है जो है। उसके बाद सुविधाएं भी आपको सारी सुविधाएं भी मिलती है जो है। आपको रिम्बर्समेंट मिल जाता है, अवकाश भी आपको पर्याप्त मिल जाते हैं। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छी सुविधा है। और सबसे बड़ी बात है, आप लखनऊ जैसे शहर में है, आप प्रॉपर रहेंगे जो है, आपको कहीं इधर उधर ट्रांसफ़र नहीं होना है। आप लखनऊ में ही एक विभाग से दूसरे विभाग में, तीसरे विभाग में आप आराम से जा सकते हैं जो है। तो यहाँ का जो माहौल होता है काम करने का बहुत ही अच्छा होता है, और किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप भी नहीं है। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जनता से नहीं जुड़े होते हैं। हम लोग जो है पॉलिसी बनाते हैं, बजट जारी करते हैं, और फील्ड में संबंधित ऑफिसर इसको जो है कार्यान्वित करते हैं। तो कुल मिलाकर जो है समीक्षा अधिकारी का पद एक बहुत ही अच्छा पद है जो है। जो प्रश्न था कि वेतन एवं भत्ते, इसके साथ आप ये बताने की भी कष्ट करिए कि वेतन भत्ता तो जाहिर सी बात है समय के साथ बढ़ता है, हर साल बढ़ता है। तो जो चयन होता है तो इसका वेतन क्रम क्या है, और फिर इसके प्रमोशन के बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं कि किस पद तक एक समीक्षा अधिकारी अगर सही समय पर चयन हो तो वह उच्चतम किस पद पर पहुंच सकता है। समीक्षा अधिकारी देखिए एक गजटेड पद है और 4800 पे ग्रेड से शुरू होता है। और उसके बाद आप जब समीक्षा अधिकारी का फर्स्ट प्रमोशन जो है अनुभाग अधिकारी के पद होता है, वर्तमान में है जो है, और ये 5400 पे ग्रेड का है जो है। और समीक्षा अधिकारी जो है, एक समीक्षा अधिकारी अगर जो है अंडर 30 में अगर चयन होता है तो वो जो है प्रमोशन पाके विशेष सचिव स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर पहुंचता है। सचिवालय में स्पेशल सेक्रेटरी का पद एक ऐसा पद है जिस पे डायरेक्ट IAS भी जो है तैनात होता है, जो सीनियर PCS अधिकारी है वो भी तैनात होता है, और समीक्षा अधिकारी अंतिम में प्रमोशन पाके विशेष सचिव के पद पर वो भी पहुंचता है। तो ये एक ऐसा पद है जिसपे IAS भी होता है, PCS भी होते हैं, और समीक्षा अधिकारी भी तैनात होते हैं जो है। विशेष सचिव के ऊपर जो होता है सिर्फ एक ही पद होता है, वह प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव का पद होता है। यानी आप डिसीजन बॉडी से एक लेवल नीचे होते हैं, केवल एक नीचे पद। और ये बहुत ही अच्छा है, आप के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, बहुत सारे राइट होते हैं काम करने के लिए जो है। अच्छा, उसका इस प्रकार से एक समीक्षा अधिकारी जिसका चयन 4800 ग्रेड पेपर होता है, वह प्रमोट करते करते उप सचिव, क्या बताया आपने? अनुभाग अधिकारी नहीं, अंत में विशेष सचिव के स्तर तक पहुंच सकता है, जो IAS के समकक्ष होता है। उस पद पर IAS में चयनित व्यक्ति भी नियुक्त पाता है, जिस पर एक समीक्षा अधिकारी पर चयनित व्यक्ति पहुंच सकता है। सोचिए, ऐसा और कोई पद शायद आप लोअर हो या PCS का छोटा पद कभी IAS तक नहीं पहुंच सकता। आप समीक्षा अधिकारी बनकर IAS के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से कितना महत्वपूर्ण और कितना अच्छा पद हो जाता है समीक्षा अधिकारी। शिव कुमार जी, चयन हो जाने पर तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन चयन होना कठिन होता है। चयन की प्रक्रिया इतना आसान नहीं होती। तो आपने जो संघर्ष किया चयन पाने में, उसके बारे में संक्षेप में बताएं। आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी पढ़ने की? आपने किन पुस्तकों का विशेष रूप से सहारा लिया? अपनी स्ट्रेटेजी और महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में संक्षेप में बताएं। जी, चूँकि समीक्षा अधिकारी में जो है 2 ही चरण में एग्ज़ाम होता है, एक प्री होता है और दूसरा मेंस होता है। जो प्री है उसको मैं मेंस मान के पढ़ाई करता था जो है, क्योंकि जो प्री है वही सेम मेंस में भी आता है।
बस उसमें इंक्लूड एक हो जाता है कि आपका एसे और प्लस जो है लेटर, 2 चीज़ एक्स्ट्रा हो जाता है। बाकी जो प्री है वही मेंस में भी है। तो जब मैं प्री की तैयारी कर रहा था तो मैं यह मान कर तैयारी कर रहा था कि मैं मेंस की पढ़ाई कर रहा हूँ, और फिर जो है लेटर और निबंध 2 एक्स्ट्रा चीज़ था। इसके लिए हमने समीक्षा अधिकारी तरीका अपनाया था, जो है कि मैं अधिक से अधिक पढ़ाई करूं, और ख़ासकर मेरा हिंदी पे बहुत अधिक फोकस था, क्योंकि उसमें हिंदी के 6 टॉपिक ही थे। तो मैं प्रयास किया कि जो अच्छी किताबें हैं, जैसे डॉक्टर वासुदेव नंदन की हुआ, और डॉक्टर हरदेव बाहरी की हुआ, और एक सुशील कुमार की थी, और एक पृथ्वीनारायण पांडे की थी। ये 4 किताबें हम मेन रूप से रखे थे जो है। उसके अलावा लोक सेवा आयोग ने अपने विभिन्न एग्ज़ामों में, चाहे वो पीसीएस के एग्ज़ाम हो, चाहे एपीओ के एग्ज़ाम हो, चाहे लोअर के एग्ज़ाम हो, उस 6 टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन लोक सेवा आयोग ने पूछा है तो उसको भी मैं जो है पढ़ता था जो है। यानी जो है विगत वर्षों का हिंदी से संबंधित में क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। तो इस तरह से मेरी हिंदी में बहुत अच्छी तैयारी थी, और मेरा प्रयास यही था कि हिंदी में इस लेवल की तैयारी करूं कि 60 में कम से कम मेरा 55, 56, 57 क्वेश्चन सही हो। और ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि एक बहुत कम टॉपिक पे पढ़ के आप एक अच्छा नंबर जो है प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी। और उसके बाद जीएस के लिए तो अब तो समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। हमारे समय में चूँकि कमीशन जो है बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन करता था, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और कुछ क्वेश्चन नए होते हैं। तो मेरा मेन फोकस ये था कि जो कमीशन ने विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछा है उसमें मेरी कमांड हो, यानी उसमें हमारी कोई मतलब गलत ना हो। बाकी अगर नए क्वेश्चन पूछ रहा है तो नया तो सबके लिए नया है, तो उसमें सबकी गुंजाइश है कि हाँ सही होगा या गलत होगा। लेकिन अगर जो आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन कमीशन द्वारा पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन अगर गलत होता है तो मैं मानता था कि हाँ आप फाइट से बाहर हैं। तो मेरी एक जो है एक प्रमुख रणनीति रही कि नया क्वेश्चन में सबकी गुंजाइश गलत होने की, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन प्लस ईजी क्वेश्चन मेरे गलत ना हो जी। इस प्रकार से इनकी स्ट्रेटेजी में जो उन्होंने मुख्य बिंदु पर फोकस किया वो ये था कि आए हुए प्रश्न, क्योंकि लोक सेवा आयोग से और भी परीक्षाएं आयोजित होती थीं जिनके प्रश्न कॉमन होते थे, क्योंकि जीएस का जो सिलेबस है वह लगभग समान था, चाहे वह समीक्षा अधिकारी हो चाहे वह पीसीएस का हो। तो आए हुए प्रश्न गलत ना होने पर आप 60%, लगभग 60% प्रश्न सही करने की स्थिति में हो जाते हैं, कम से कम। कभी कभी तो ये 70 से 80 तक पहुंच जाता था। तो स्ट्रेटेजी यह बहुत महत्वपूर्ण इनकी थी कि इन्होंने आए हुए प्रश्नों पर कमांड स्थापित किया। इसके अलावा आप 1-2 किताबें बताइए जो जीएस में भी आपने पढ़ा हो, और हिंदी की भी 1-2 किताबें, क्योंकि भले ही माध्यम बदल गया है आज पढ़ने का, लेकिन किताबों का महत्व एकदम तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। किताबें अपनी प्राथमिकता अभी बनाए हुई हैं। तो जो मूलभूत किताबें हों 1-2, वह चाहे जीएस, अच्छा जीएस में क्योंकि जो व्यक्ति पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहा है, ख़ास तौर से समीक्षा अधिकारी कर रहा है, तो उसके लिए तो बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ना संभव नहीं है। लेकिन ऐसा कम है कि कोई खाली समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहा हो। इसलिए एक संक्षेप में जो आप बताना चाह रहे हो, जो आप उचित समझ रहे हो, बताएं। देखिए, लोक सेवा आयोग जो एग्ज़ाम कराता है जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन होते हैं, चाहे पीसीएस हो, चाहे एपीओ हो, सहायक अभियोजन अधिकारी हो, समीक्षा अधिकारी हो, लोअर हो, तो उनके जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है लगभग सेम होता है। अच्छा, हमने जो है उस दौर की मैं बात बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन जो है एपीओ में आए हैं, पता चला पीसीएस में भी आए हैं, वही क्वेश्चन पीसीएस में आए हैं, पता चला क्वेश्चन लोअर में भी आए हैं। तो मेरा प्रयास यही रहता था कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो मेरा सही हो। दूसरा, चूँकि स्टैंडर्ड उनका एक ही था, तो उस समय हमारे समय में कि बहुत सारी किताबें थी, कुछ कॉमन किताबें थी जो है, जैसे महेश कुमार बर्णवाल की भूगोल थी जो है, और उसके बाद फिर संविधान कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित बहुत सारी किताबें थी। तो उन सबको हम अध्ययन करते थे, और साल पे भी फोकस करते थे, हिंदी भी फोकस करते थे। तो चीज़ें कुल मिला के जो है यही है कि आप अपने समय की बेस्ट किताबों को इतना बार पढ़िए ताकि उन पे आपको कमांड हो। कुछ टॉपिक हैं जिस बार बार पढ़ना है, जैसे मान ला कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और मेरा भी था जो है। तो मेरा कमांड था कि अगर संविधान से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मेरा गलत ना हो। इसी तरह भूगोल से महेश कुमार बर्णवाल का हम लोग पढ़ते थे जो है, तो उसको इतनी बार रिपीट पढ़ते थे कि उसमें से हमारे क्वेश्चन गलत ना हो जो है। उस समय तो हम लोग यूनिक पढ़ते थे जो है, हाँ यूनिक पढ़ते थे इतिहास के लिए, हाँ
उसके बाद मेरा फोकस करंट पे भी रहता था, क्योंकि 20-25 क्वेश्चन पता लगा कभी कभी करंट से ही आ गए जो है, तो आते ही थे जो है। उसके बाद फिर यूपी स्पेशल और प्लस जनगणना के लिए तो मैं पूरा नोट्स बना के रखता था। चूँकि जनगणना 10 साल में होती है, तो मैं सोचा अगर मैं 1 साल मेहनत करूँगा तो मेरी मेहनत 10 साल तक चलेगी, काम आएगी जो है। तो इस तरह मेरा जनगणना में पूरा फोकस रहता था, यूपी स्पेशल फोकस रहता था, करंट पे फोकस रहता था, कमीशन द्वारा पूछे गए क्वेश्चन पे फोकस रहता था। तो इन सब पे अगर हम इतना फोकस कर ले जाएंगे और प्लस हिंदी अगर हम मजबूत कर लिए, तो हमें नहीं लगता कि हमारा प्री या मेंस को ही रोक सकता है। जी। दोस्तों, कहा गया है कि शास्त्र सुचिंतित पुन पुनि देखी। कोई महत्वपूर्ण किताब केवल एक बार नहीं, भले ही वह आपको पूरी तरह से लगता हो कि तैयार है, फिर भी बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आप मक्खन निकाल सकेंगे, घी निकाल सकेंगे। शिव कुमार जी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी पृष्ठभूमि उनके पढ़ाई में बाधक बन जाती है, चाहे वह आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं या सामाजिक रूप से या शैक्षिक, हाँ। कि जिनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि कमज़ोर है उन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जिनका हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन सही से नहीं होता, फिर कंपटीशन में वे बहुत पीछे हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, शायद यही कारण है कि आईएएस या पीसीएस में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि वे एक अच्छे पृष्ठभूमि से पढ़े हैं, प्रारंभ से ही वे कॉन्वेंट के विद्यार्थी हैं, या वे फिर बाद में जा कर के इलाहाबाद, बीएचयू या जेएनयू या डीयू में पढ़े हुए बच्चों, उनसे सामान्य शैक्षिक संस्थानों से पढ़े हुए बच्चों की तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए शायद वे आगे होते हैं। इस मामले में आपकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि तो शायद बहुत ही कमज़ोर थी, चाहे आर्थिक हो चाहे शैक्षिक हो। आपने संघर्ष करके जिस मुकाम को हासिल किया है, संक्षेप में बताएं उन लोगों को जो इन दोनों रूप से कमज़ोर हैं, वे कैसे अपने हौसलों को बनाए रखें। देखिए, जो अच्छे जो है इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, नो डाउट उनकी जो है बैकग्राउंड या फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। तो जहाँ तक शैक्षिक की बात है, तो हमें लगता है कि भगवान ने सभी व्यक्ति को इतना आईक्यू दिया है, अगर उसका सही ढंग से उपयोग करे जो है तो वो अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। जैसे हमारा खुद भी जो है परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं रहा, मैं खुद भी पढ़ाई करता था जो है, लेकिन परसेंटेज जो है ये चीज़ मुझे खलती भी थी जो है, लेकिन फिर भी मुझे लगता था चलो अच्छा कोई कमी रह गई होगी पढ़ाई में जो है। एक बार मैं क्लास 11 में फेल भी हो गया, जो बिल्कुल ही अद्भुत है। ऐसे बहुत रेयर लोग मिले होंगे जो 11 में फेल हुआ हो। एक्चुअली जो है लोग बोर्ड में, हाई स्कूल में, इंटर में फेल होते हैं, या तो आपने बहुत सुना होगा जो है, लेकिन आप रेयर सुने होंगे कोई क्लास 11 में कोई फेल हो जाए। हाँ, मेरे साथ ये हुआ कि मैं बोर्ड में तो कभी नहीं फेल हुआ, लेकिन मैं 11 में फेल हो गया। अच्छा, उसके पीछे जो मनोवैज्ञानिक रीजन था, क्योंकि हाई स्कूल एग्ज़ाम में क्लास 1 से लेकर हाई स्कूल तक एक ही स्कूल में पढ़ा जो है, और हमारे गांव से बहुत सारे बच्चे थे, हम सामूहिक रूप से जो है स्कूल जाते थे, तो एक मिला के कुल गुड माहौल था। हाई स्कूल में क्या हुआ कि हमारे गांव के 4 लड़के थे, और उसमें 2 फेल हुए, 2 पास हुए जो है। अच्छा, 2 फेल हुए तो छोड़ ही दिए, जिसमें से 2 पास हुए, एक मेरा दोस्त था जो है, जो मेरा दोस्त पास हुआ वो भी छोड़ दिया जो है पढ़ाई। तो फिर मुझे आगे पढ़ाई जारी करने के लिए हम एक बिल्कुल नए स्कूल में गए। नए स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, तो वहाँ का माहौल बिल्कुल मुझे नया लग रहा था जो है, हम कहीं कहीं उसके अनुकूल नहीं हुआ। अच्छा, मुझे अपने दोस्तों की याद भी आती थी, तो पता चला स्कूल से हम गए तो, लेकिन वहाँ भी स्कूल में भी हम मन से नहीं है। घर पे आए तो तब भी मन नहीं लगता, दोस्त सब बाहर चले गए, अपना दिल्ली बम्बई कमाने चले गए जो है। हाँ, तो फिर ऐसे ये पूरा साल बीत गया, और मैं क्लास 11 में सब विषय में तो पास हुआ। इंग्लिश मेरी कमज़ोरी थी, और इंग्लिश में मैं लुढ़क गया जो है। तो फिर जो है मैंने अगली साल मैंने पुनः जो है 11 की पढ़ाई की, और नया बैच आया, और फिर मैं वहाँ के मौसम, स्कूल के माहौल के अनुरूप हो गया, अपने आप को ढाल लिया, और मेरे लिए वो बहुत अच्छा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर मैं 11 में फेल ना हुआ तो शायद मैं समीक्षाधिकारी नहीं बनता, तो मैं उसी ग्रामीण पृष्ठभूमि में ही रह जाता हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य ही कहा जाएगा कि मैं 11 में फेल हुआ, और उसके बाद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए, नए आइडिया आए, नए विचार आए, हम नए लोगों के संपर्क में आए, और सब कुछ जो है बहुत बेहतर रहा जो है। बहुत मज़ा आ रहा है शिव कुमार जी आपसे बात करके। इच्छा तो है कि वार्तालाप चलता रहे, लेकिन सीमाएं हैं, समय की सीमाएं हैं और इस वीडियो की सीमाएं हैं। फिर भी
दोस्तों, कहते हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है। शिव कुमार जी इस कहावत को पूर्णतः चरितार्थ करते हैं। शिव कुमार जी का संघर्ष इस कहावत को एकदम पूर्णता प्रदान करता है। अंत में मैं शिव कुमार जी से कहूँगा कि तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कुछ 2 शब्द संदेश अगर देना चाहें। देखिए, मेरा संदेश यही है कि आप अपना टारगेट डिसाइड करिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और एक संकल्प करिए कि हम जो करना चाह रहे हैं वो हम ज़रूर बनेंगे। कहते हैं कि जब आप संकल्प लेते हैं तो पूरी कायनात उस संकल्प को पूरा कराने के लिए लग जाती है। ऐसा माहौल बन जाता है, ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है। बस आप अपना लक्ष्य जो है कभी मत छोड़िए। कहा भी गया, हम लोग बचपन में पढ़े भी हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो अगर आप बार बार कंटिन्यू एक ही काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, विशेषज्ञ बन जाएंगे। मैं खुद जो है जब मैं सफल हुआ तो मैं देखता था कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था तो उस पर एक जो है एक लकीर खींच देता था। मैं जितनी बार रिपीट करता था उतनी बार एक लकीर खींच देता था। तो मैंने देखा कि जब मुझे सिलेक्शन मिला था, कई बार पलट आता, मैं देखा कि कुछ टॉपिक ऐसे थे, कुछ चीज़ ऐसे थे जिसको मैं 12 बार पढ़ा था जो है। तो वो मुझे कंठस्थ हो, वो इतने कॉन्फिडेंस हो गए थे कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो मेरा गलत नहीं होगा जो है। और सफलता में एक ही चीज़ महत्वपूर्ण है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ महत्वपूर्ण है, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम उसके अनुरूप काम करेंगे। यही सफलता का मूल मंत्र है जो है। तो दोस्तों, इस तरह से शिव कुमार जी ने सफलता का मूल मंत्र दिया। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो जो शैक्षिक वीडियो थी आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर किसी इसी तरह की वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।